चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 109 का हम लोग देखने वाले हैं। देखो इसमें हमारा दिया हुआ है द इंडियन नेशनल एंथम विच इज एडजस्ट द बेस्ट बाय लॉफुल by UNESCO is arguably the most common counterfeit news spreading around the internet। देखो अब क्या इसका मीनिंग आ रहा है वो हम लोग समझ लेते हैं। यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं इंडियन नेशनल एंथम की, कि ये जो INA है, इंडियन नेशनल एंथम हमारी जो है जन गण मन, जो हमारी इंडियन नेशनल एंथम है, विच इज, ध्यान देना दोस्तों, विच इज, जो कि क्या है, एडजस्ड है। अब बहुत सारे बच्चों को जो है इस एडजस्ट का मीनिंग नहीं पता, तो भाई इसके लिए जो है आप अपनी वोकेबलरी सुधारनी पड़ेगी। आपको एडजस्ट का मीनिंग जो है क्या होता है वो पता करना होगा। ठीक, एडजस्ट जो है दोस्तों इसका मतलब होता है लॉफुली जज्ड। जब हम किसी चीज को बिल्कुल कानूनी तरीके से उसको वैध मानते हैं, वैधानिक जिसको बोलते हैं, कि ये जो है सबसे ज्यादा वैधानिक जो है, कानूनी तरीके से बिल्कुल वैध, बिल्कुल अच्छा, एक तरह से लॉफुल आप जिसको बोल सकते हो वो है। और ये किसके द्वारा वैधानिक मानी गई है? सबसे अच्छी जो है वैधानिक किसके द्वारा मानी गई है? ये मानी गई है यूनेस्को के द्वारा। ठीक है, अब यूनेस्को के द्वारा मानी गई है। इज आर्ग्यूएबली वो क्या है? द मोस्ट कॉमन काउंटरफीट है, काउंटरफीट न्यूज है, कि ये जो है एक तरह से सबसे मोस्ट कॉमन काउंटरफीट। देखो आर्ग्यूबली का मतलब होता है बहस करने योग्य, मतलब एक तरह से डाउटफुल। ठीक है, आर्ग्यूबली का मतलब आप बोल सकते हो डाउटफुली। ठीक है, डाउटफुली है ना, उसको आप ऐसे बोल सकते हो कि शंका जिसमें होती है। ठीक है, तो जी नहीं आएगा, DOUBTFULY। ठीक है, तो मोस्ट डाउटफुली जो शंका करने योग्य जो चीजें हैं, डाउटफुली। द मोस्ट कॉमन क्या है दोस्तों? काउंटरफीट न्यूज है। अब ये काउंटरफीट न्यूज क्या होता है? तो काउंटरफीट का मतलब है फेक न्यूज है, ठीक है, या फिर नकली न्यूज है, गलत न्यूज है। ठीक है, गलत न्यूज है, मतलब ये एक तरह से क्या है कि इस आर्ग्यूबली द मोस्ट कॉमन काउंटरफीट न्यूज स्प्रेडिंग अराउंड द इंटरनेट। की क्या बोला जा रहा है कि हालांकि ये इंडियन नेशनल एंथम जो है ये यूनेस्को के द्वारा बिल्कुल एडजस्ट की गई, एकदम लॉफुली इसको सही माना गया, वैधानिक माना गया, उसके बावजूद भी ये जो है आर्ग्यूबली जो है इसको सबसे कॉमन काउंटरफीट न्यूज, मतलब सोशल मीडिया या फिर इंटरनेट पर जो है उसके बारे में तरह तरह की अफवाह फैलाई जाती है, गलत जो न्यूज है वो उसके ऊपर फैलाया जाता है। ये इसका मीनिंग यहाँ पर निकल कर आ रहा है। अब देखते हैं दोस्तों, तो फर्स्ट वाला जो हमारा ए वाला वर्ड है एडजस्ट, इसका मीनिंग आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि पूरी तरीके से ये वोकैब पर निर्भर करता है इस क्वेश्चन को करना। इसकी स्पेलिंग जो है एडजस्ट बिल्कुल सही है, ADJUDGED, एडजस्ट की स्पेलिंग बिल्कुल सही है। विच इज एडजस्ट द बेस्ट बाय यूनेस्को। अब देखो इज आया, ठीक है, विच इज जो कि क्या किया गया, जो कि एडजस्ट किया गया। देखो दोस्तों एक चीज मैं बताऊं, देखो यहां पर इज आपका हेल्पिंग वर्ब है, ठीक, उसके बाद देखो क्या लिखा है बाय, तो बाय ये आपका जो स्ट्रक्चर है ना, ये किसका बन रहा है? पैसिव वॉइस का। देखो पैसिव वॉइस का एक मैं आपको एक बिल्कुल कॉमन एक स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूं। जब भी याद रखना कैसे, देखो तरीका मैं बताता हूं कैसे पैसिव वॉइस को याद रखना है। जब भी आपका हेल्पिंग वर्ब हो, ठीक है दोस्तों, क्या हो? हेल्पिंग वर्ब हो, और उसके बाद ध्यान देना, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो। हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, ठीक है, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, और उसके बाद कहीं पर बाय आता है। तो आप समझ जाओ कि ये जो स्ट्रक्चर है आपका हमेशा ये किसका बनने वाला है? ये पैसिव वॉइस का बनने वाला है ना। बाय भी आ सकता है, फ्रॉम भी आ सकता है, कोई भी प्रीपोजिशन आ सकता है, फ्रॉम आ सकता है, ठीक है, फॉर भी आ सकता है। तो इस तरह का कोई प्रीपोजिशन आया, ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखो कि जब भी आपका कोई हेल्पिंग वर्ब है, जैसे इज है, एम है,
ठीक है, या फिर आर है, या फिर वॉज है, या फिर वर है, तो इस तरह का कोई भी हेल्पिंग वर्ब आया, उसके बाद सीधा आपका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, और उसके बाद बाय या इस तरह का कुछ आता है, मतलब आप समझ जाओ कि ये आपका पैसिव वॉइस है। क्यों ऐसा मैं बता रहा हूं, क्योंकि आप देखो कि यहां पर देखो वर्ब का ईडी लगा है, ईडी लगा है, इसका मतलब वर्ब का ये थर्ड फॉर्म है या फिर वर्ब का सेकंड, दोनों में से कोई एक हो सकता है। भाई हमको जो है क्या देखना है, चेक करना है कि ग्रामर के हिसाब से इसकी प्लेसमेंट बराबर है या फिर नहीं है। तो देखो ग्रामर के हिसाब से बिल्कुल सही लग रहा है, ईडी लगा है। आप देखो विच, उसके बाद इज आपका हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड वाला फॉर्म, और देखो एडजस्ट क्या, द बेस्ट किसके द्वारा, बाय, बाय आ गया यूनेस्को। तो इस हिसाब से ये पैसिव वॉइस का है। ग्रामर के हिसाब से दोस्तों ये बिल्कुल सही है। ठीक, एक चीज हमने देख लिया कि ग्रामर के हिसाब से इसमें कोई एरर नहीं। स्पेलिंग मैंने बताया कि एडजस्ट की स्पेलिंग बिल्कुल बराबर है, और एडजस्ट का मतलब होता है जज करना, बिल्कुल कानूनी तरीके से, वैधानिक तरीके से जज करना, उसको टेस्ट करना सॉरी। तो ये देखो इंडियन नेशनल एंथम जो है, जो कि वैधानिक तरीके से एक बेस्ट माना गया यूनेस्को के द्वारा, मतलब मीनिंग वाइज भी सही है, इसका मतलब ए के अंदर कोई भी एरर नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये वाला हमारा करेक्ट। आगे देखते हैं, तो देखो एडजस्ट द बेस्ट बाय यूनेस्को इज आर्ग्यूएबली। अब आर्ग्यूएबली का थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं दोस्तों। आर्ग्यूएबली जो है सबसे पहले तो इसकी स्पेलिंग गलत है। ठीक है, आर्ग्यूएबली की जो राइट स्पेलिंग है वो होती है ARGUABLY। ठीक है, ई और ए नहीं आता है, ई इसमें से हट जाएगा। ठीक है, मतलब आर्ग्यूएबली की स्पेलिंग गलत है तो बी वाला हमारा एरर। ठीक है, चाहे मीनिंग वाइज ठीक है, आर्ग्यूएबली इज आर्ग्यूएबली द मोस्ट, वो भी ठीक है, ग्रामर के हिसाब से भी ठीक है। क्यों? क्योंकि ये आपका आर्ग्यूएबली जो है एक क्या है, एडवर्ब है। ठीक है, जो किसको डिफाइन कर रहा है, द मोस्ट को डिफाइन कर रहा है, तो उस हिसाब से ये ठीक है, बट स्पेलिंग इसकी गलत है, एरर हमारा बी में आ गया। आगे चलते हैं, मोस्ट काउंटरफीट। अब काउंटरफीट का मैंने बता दिया, नकली, फेक, इस तरह का न्यूज है जो कि फैल रहा है कहां पर, अराउंड द इंटरनेट। तो काउंटरफीट की स्पेलिंग बराबर है दोस्तों, COUNTERFEIT, बिल्कुल सही स्पेलिंग है, और मीनिंग मैंने आपको बताया उस हिसाब से ये सही लग रहा है, और ग्रामर के हिसाब से भी बिल्कुल सही है, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये एक एडजेक्टिव है। ठीक, उस हिसाब से ये बिल्कुल सही है काउंटरफीट। और ऐसा न्यूज जो कि फैल रहा है, कहां फैल रहा है, अराउंड द इंटरनेट, पूरे इंटरनेट पे में सब दूर जो है ये न्यूज फैलता आ रहा है, इसका मतलब आपका स्प्रेडिंग भी जो है बिल्कुल बराबर है, इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, तो एरर हमारा दोस्तों यहां पर एरर जो है वो हमारा बी के अंदर है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वाला हमारा क्वेश्चन 110 का जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इसमें हमने आपको ऑप्शन भी अवेलेबल की, और ऑप्शंस जब दोस्तों मिलती है तो ध्यान से सारी ऑप्शंस जो है हमको वो देखना चाहिए। आप देखो इसमें 4 वर्ड्स और ऑप्शंस देखो, ओनली ए सी, ए बी सी या बी सी, या फिर ऑल ए बी सी डी, चारों में एरर हो सकता है। इस तरीके का ये आपका पर्टिकुलर क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। देखो क्या लिखा है, इंडियाज इमर्सिंग अंडर 17 प्लेयर्स गॉट दैट शॉर्ट ऑफ एक्सपोजर एंड अपॉर्चुनिटी दैट दे डिड नॉट पोज टिल नाउ, है ना। मीनिंग इसका बिल्कुल क्लियर नहीं हो पा रहा है। चलिए कोई इशू नहीं। देखो किसकी बात हो रही है, इंडिया, भारत के। ठीक है, भारत के डैश, ठीक है, इसको डैश मानते हैं, अंडर 17 प्लेयर्स, जो भारत के जो डैश अंडर 17 प्लेयर्स है, जो अंडर 17 की टीम में जो खेलने वाले जो खिलाड़ी हैं भारत के, उसकी यहां पर बात की जा रही है। अब देखो दोस्तों, अंडर 17 जो है ये हमारा नाउन है। ठीक है ना, ये क्या है, अंडर 17 प्लेयर्स नाउन है, तो जाहिर सी बात है ये जो प्लेस है ये किसकी प्लेस है, एडजेक्टिव की प्लेस है। ठीक है, किसकी है दोस्तों, एडजेक्टिव की। और आपको जो है पता है कि हम लोग V1 ING वाले जो वर्ड्स है, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, जेरेंड कहते हैं। ठीक है, जो कि अपने आप में वर्ब का काम ना करते हुए किसी और
फीचर, किसी और पार्ट ऑफ स्पीच का काम करते हैं, चाहे वो नाउन हो या फिर एडजेक्टिव हो। मतलब वर्ब का काम ना करते हुए ये आईएनजी वाले शब्द या तो नाउन का काम करने वाले हैं या फिर एडजेक्टिव का काम करने वाले हैं। तो इस तरह के जो शब्द है इनको हम कहते हैं जेरेंट। ठीक, तो उस हिसाब से आईएनजी लगा है। ग्रामर के हिसाब से ठीक है, स्पेलिंग भी जो इसकी ठीक है, लेकिन दोस्तों यहां पर कॉन्टेक्चुअली अगर आप इस शब्द को देखोगे, मतलब इसके मतलब में अगर जाओगे, देखो इमर्सिंग का मतलब क्या होता है? इमर्सिंग का मतलब होता है डिपिंग। क्या मतलब होता है? डिपिंग। डिपिंग का मतलब होता है डूबता हुआ। क्या करता हुआ? डूबता हुआ। मतलब किसी चीज में बिल्कुल अंदर डूबता हुआ, पानी जो होता है उसके अंदर बिल्कुल डिप होता हुआ, इमर्स होता हुआ, उस तरह की यहाँ पर बात हो रही है। मुझे एक चीज बताओ कि क्या ये मीनिंग आएगा कि भारत के जो डूबते हुए अंडर 17 प्लेयर है, और वो भी डूबना मतलब डूबने का यहाँ पर सूरज का डूबना नहीं, डूबने का मतलब कमजोर पड़ना नहीं, डूबने का मतलब एक्चुअल में पानी में इमर्स होना, डिप मारना, डुबकी लगाना। यहाँ पर डुबकी लगाने का मीनिंग है। तो भारत के डुबकी लगाते हुए अंडर 17 प्लेयर्स, क्या ये मीनिंग होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो इसी के साउंड वाला, सिमिलर साउंड वाला, उससे नजदीक थोड़ा बहुत मिलता जुलता जो शब्द है जो यहां पर लग सकता है दोस्तों, वो शब्द है हमारा इमर्जिंग। कौन सा वर्ड है दोस्तों? इमर्जिंग। ठीक है, इमर्जिंग। और इमर्जिंग का मतलब होता है उभरते हुए। क्या मतलब होता है? उभरते हुए। जब हम बोलते हैं ऐसा है कि भाई उभरते हुए खिलाड़ी, उभरते हुए, इस तरीके से जब हम बोलते हैं तो इन भारत के जो उभरते हुए अंडर 17 के जो खिलाड़ी हैं उनकी यहाँ पर बात की जा रही है। तो फर्स्ट वाला जो है ये हमारा एरर हो गया, और राइट आंसर इसका क्या होने वाला है दोस्तों? इमर्जिंग। ठीक है, उभरते हुए। क्लियर? आगे चलते हैं, नेक्स्ट में क्या गड़बड़ है। तो अंडर 17 प्लेयर जो है गॉट दैट शॉट ऑफ एक्सपोजर, उसको मिला, उन लोगों को मिला, ये जो अंडर 17 के जो खिलाड़ी हैं इनको प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? दैट शॉट ऑफ एक्सपोजर। अब शॉर्ट का मतलब क्या होता है? शॉर्ट का मतलब बिल्कुल छोटा है ना। शॉर्ट का क्या मतलब है? छोटा। लेकिन आप जब ये पेयरिंग अगर आप एक बार देखोगे, जैसे ये दैट लिखा है, उसके बाद डैश लिखा है, उसके बाद ऑफ लिखा है, तो कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि यहाँ पर टाइप्स की बात हो रही है कि दैट टाइप ऑफ एक्सपोजर, उस तरह का जो है एक्सपोजर मिलना। एक्सपोजर आपका एक नाउन है। ठीक है, और एक्सपोजर का मतलब होता है माहौल मिलना, उसको वातावरण मिलना। ठीक है, वातावरण मिलना, या फिर इस तरह का जो है क्या मिलना? माहौल, इस टाइप का जो है माहौल प्राप्त होना, इस तरह की यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, तो दैट शॉर्ट ऑफ एक्सपोजर, तो शॉर्ट ये नहीं होने वाला है दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा? सीधा सीधा शॉर्ट, SORT, शॉर्ट हो जाएगा। ठीक, क्योंकि शॉर्ट जो है, ध्यान देना, शॉर्ट का मतलब क्या होता है? शॉर्ट का मतलब होता है टाइप। क्या मतलब होता है? दैट टाइप। शॉर्ट का मतलब होता है टाइप या फिर काइंड, इस तरीके से हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा? इंडियाज इमर्जिंग अंडर 17 जो प्लेयर्स हैं उनको क्या मिला? दैट टाइप ऑफ एक्सपोजर, इस तरह का एक्सपोजर, और उसको हम बोलेंगे दैट शॉर्ट ऑफ। देखो सिमिलर साउंड के शब्द है। ठीक है, बहुत क्लोज साउंड वाले, शॉर्ट और शॉर्ट, थोड़ा सा फर्क। इमर्सिंग और इमर्जिंग, थोड़ा सा फर्क, साउंड का फर्क, स्पेलिंग का फर्क तो है, साउंड वही है ना। तो इस तरीके से आपका बी वाला भी एरर हो गया। ठीक, तो क्या हो जाएगा? दैट सॉर्ट ऑफ एक्सपोजर एंड उसके आगे चलते हैं, अपॉर्चुनिटी। अब अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है? अवसर। ठीक है, क्या प्राप्त होना? अवसर प्राप्त होना। तो दैट सॉर्ट ऑफ एक्सपोजर, और उसके साथ साथ अपॉर्चुनिटी दैट दे डिड नॉट पोज टिल नाउ, जो अभी तक उन्होंने क्या नहीं की? पोज नहीं की अभी तक। तो देखो एंड अपॉर्चुनिटी, तो अपॉर्चुनिटी में दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि इसकी जो स्पेलिंग है अपॉर्चुनिटी की, ये रॉन्ग है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी में सिंगल पी नहीं आता है, अपॉर्चुनिटी में डबल पी आता है। दैट्स इट, ये ही एक एरर आपका इसमें है। OPPORTUNITY, बिल्कुल ये इसकी स्पेलिंग हो जाएगी। इसका मतलब स्पेलिंग का एरर, उस हिसाब से सी हमारा रॉन्ग हो गया। ठीक।
ठीक, आप देखो अपॉर्चुनिटी दैट दे डिड नॉट, जो कि वो क्या नहीं करते, दे डिड नॉट पोज नहीं करते। अब देखो पोज का मतलब क्या होता है, पोज का मतलब लुक होता है, पोज का मतलब एक स्टैंड स्टिल होता है, एक जैसे हम फोटो खिंचवाने के लिए पोज देते हैं, है ना, ऐसे पोज देते हैं फोटो खिंचवाने के लिए। तो क्या यहाँ पर ऐसे खड़े होने की बात हो रही है, क्या स्टैंड स्टिल होने की बात हो रही है? तो दैट दे डिड नॉट पोज टिल नाउ, अभी तक इन्होंने पोज नहीं किया, बिल्कुल नहीं हो रही है। यहां पर भी मीनिंग का कुछ ना कुछ एरर है। यहां पोज के बदले दोस्तों मैं आपको बता दूं एक शब्द आने वाला है पजेस। क्या आने वाला है? पजेस, POSSESS, ये इसकी करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी। देखो पजेसेस भी नहीं होगा, ES भी यहां पर नहीं लगेगा, क्योंकि देखो यहां पर भी पोजेस नहीं लिखा है, केवल पोज लिखा है। मतलब ये हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, प्लूरल वर्ब है ये, ठीक है। तो ये भी हमारा प्लूरल वर्ब होगा। और ऐसा क्यों? क्योंकि आप देखो डिड है दोस्तों, तो जब मना करते हैं नेगेटिव होता है डिड, उसके बाद नॉट और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, प्लूरल वर्ब होता है, ठीक। उस हिसाब से अब पजेस का मतलब क्या होता है? पजेस टिल नाउ मतलब पजेस का मतलब होता है कैरी, क्या करना? कैरी करना, या हैविंग, होना किसी चीज का, ठीक है, या होना, कंटेन, इस तरीके से इसका मीनिंग आ रहा है, ठीक। इसका मतलब दोस्तों A, B, C और D चारों के अंदर एरर है, चारों ही हमारे एरर हैं। और इसीलिए देखो आप ऑप्शंस हैं, और इसमें जो राइट ऑप्शन हमको टिक करना है वो है फिफ्थ वाला। देखो ऑल ABCD जो है सभी में, चारों वर्ड में आपके एरर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब एक बार पूरा स्टार्टिंग से राइट आंसर पढ़ते हैं। इंडियाज इमर्जिंग under 17 players got that sort of exposure and opportunity that they did not possess till now। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं क्या लिखा है। द ongoing crisis in eastern Ladakh has risen many issues on the trajectory of the long India-China historic relations। ठीक है, ये इसमें बोला गया है कुछ किसके बारे में बात हो रही है, इंडिया चाइना का जो हिस्टोरिक जो रिलेशन है उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है ना। अब आप देखो यहाँ पर कि ऑनगोइंग क्राइसिस, ऑनगोइंग का मतलब होता है जो इन प्रोसेस, जो इन प्रोसेस, ऐसे क्राइसिस, ऐसी प्रॉब्लम्स। यहाँ पर क्राइसिस के मतलब है जो प्रॉब्लम्स, खींचतान जिसको बोला जाता है, जो खींचतान है किसके बीच में, ईस्टर्न लद्दाख में जो परेशानियां हैं, जो दिक्कतें हैं ईस्टर्न लद्दाख के अंदर। और ऑनगोइंग, गोइंग का मतलब होता है इन प्रोसेस या फिर जो प्रेजेंट, हाल ही की, इस तरीके से यहाँ पर ये इसका मीनिंग आ रहा है, ठीक है। तो आप देखो कि द ऑनगोइंग क्राइसिस इन ईस्टर्न लद्दाख, जो ईस्टर्न लद्दाख में अभी हाल ही में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो दिक्कतें चल रही है, हैज राइजन मैनी इश्यूज, की उन्होंने बहुत सारे जो इश्यूज हैं, बहुत सारी जो मुद्दे हैं उनको राइज कर दिया, है ना। ऑन द ट्रैजेक्टरी, ऑन द ट्रैजेक्टरी ऑफ द लॉन्ग इंडिया चाइना। ट्रैजेक्टरी का मतलब होता है पूरे उसके मैप पर या उसके चार्ट पर, है ना, इस तरीके का यहाँ पर सेंस आ रहा है। इंडिया चाइना का जो पूरा का पूरा हिस्टोरिक रिलेशंस है उसके ऊपर एक तरह से क्या कर दिया, बहुत सारे इश्यूज या प्रश्न चिन्ह उठा दिया, इस तरह का कुछ यहाँ पर सेंस निकल कर आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं एक एक करके वर्ड हमारा। देखो द ऑनगोइंग क्राइसिस, सबसे पहले एक चीज ध्यान रखो कि शुरुआत हम किससे कर रहे हैं, आर्टिकल से शुरुआत हो रही है, ठीक है। अब आर्टिकल से यदि शुरुआत होती है तो या तो आर्टिकल के बाद सीधा नाउन आने वाला है, ठीक है, आर्टिकल प्लस नाउन आने वाला है, या फिर दोस्तों आर्टिकल उसके बाद जो है एडजेक्टिव और उसके बाद नाउन होगा। भाई या तो नाउन अकेला होगा या नाउन को डिफाइन करने वाला जो शब्द है वो उसके साथ लगेगा और वो दोनों आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर देखो मैंने बताया था कि वर्ब के लास्ट क्वेश्चन में हमने इस चीज पर डिस्कस किया था कि वर्ब के साथ आईएनजी अगर आता है तो उसको हम लोग एडजेक्टिव की तरह बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारा क्या है दोस्तों, ये हमारा
जेरेंट है, और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको एडजेक्टिव की तरह बिल्कुल ले सकते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि द ऑनगोइंग क्राइसिस, जो बढ़ते हुए या प्रेजेंट के जो क्राइसिस है कहाँ पर, ईस्टर्न लद्दाख में। इसका मतलब यहाँ पर ऑनगोइंग जो है स्पेलिंग इसकी बराबर, मीनिंग वाइज भी जैसे मैंने बताया कि चलता हुआ, बढ़ता हुआ, प्रेजेंट, वो भी ठीक है, और ग्रामर के हिसाब से भी ये हमारा क्या आ रहा है दोस्तों, एडजेक्टिव आ रहा है। ठीक, तो इस हिसाब से तीनों तरीके से हमने चेक किया, हमने देखा कि इस वर्ड की स्पेलिंग बराबर है या फिर नहीं है। हमने फिर देखा कि ग्रामर वाइज, ग्रामेटिकली ये पर्टिकुलर जो वर्ड है वहाँ यहाँ पर इसकी प्लेसमेंट बराबर है या फिर नहीं है। हमने देखा कि एडजेक्टिव लगना है, बिल्कुल जेरेंट एडजेक्टिव है। ठीक, मीनिंग वाइज जो है दोस्तों, मीनिंग वाइज या कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ये जो ऑनगोइंग वाला वर्ड है ये बिल्कुल बराबर यहाँ पर प्लेस्ड है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इन तीनों तरीके से हमने चेक किया, वर्ड की जो प्लेसमेंट है वो बिल्कुल सही है। इसका मतलब ए वाला हमारा राइट है, ए में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। तो देखो द ऑनगोइंग क्राइसिस कहाँ पर, ईस्टर्न लद्दाख में, हैज राइजन मैनी इश्यूज। अब इसको हम थोड़ा सा इसका डिसेक्शन करते हैं। देखो सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, वर्ब हैज है दोस्तों। अब हैज है तो वर्ब का कौन सा आना चाहिए, थर्ड फॉर्म आना चाहिए। देखो राइजन जो है ये थर्ड फॉर्म है। अब देखते हैं इसका, देखो राइस, ठीक है, उसके बाद राइस, सेकेंड फॉर्म है रोज, और थर्ड फॉर्म है राइजन। ठीक, तो ये आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, और ये आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म। इस हिसाब से ये बिल्कुल बराबर है। अब देखो राइज का मतलब क्या होता है, राइज होना मतलब उगना या वेकअप, है ना। राइज का मतलब क्या होता है, हिंदी में अगर बात करें तो उगना या उठना भी होता है, उठना, इंग्लिश में वेकअप। ठीक है, वेकअप होना या जागना, ये भी आपका यहाँ पर सेंस निकल कर आ रहा है। ठीक है, उगना, उठना, जागना, इस तरीके से यहाँ पर बात हो रही है। तो मुझे एक चीज बताओ कि क्या यहाँ पर ये वर्ब का प्लेसमेंट बिल्कुल सही है कि उठा, जागा। देखो क्या कि ऑनगोइंग जो क्राइसिस है, ठीक है, कहाँ पर, ईस्टर्न लद्दाख में, हैज राइजन मेनी इश्यूज की, उन्होंने जो है बहुत सारे इश्यूज को जगा दिया, उठा दिया, बहुत सारे इश्यूज को जो है, बहुत सारे जो मुद्दे थे, ये आपका नाउन है। ठीक है, प्लूरल नाउन, बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स थे, इश्यूज थे, मुद्दे थे, वो सोए पड़े थे, उनको जगा दिया। तो ये सेंस आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब मीनिंग वाइज आपका ये जो वर्ड है राइजन, ये बिल्कुल गलत है। तो इसके बदले फिर इससे सिमिलर साउंड वाला वर्ड कौन सा होना चाहिए। तो देखो दोस्तों यहाँ पर ये है राइस, एक वर्ड ध्यान देना, एक वर्ड और होता है रेज, RAISE, रेज। ठीक है, रेज करना, रेज का मतलब होता है ब्रॉट अप। क्या मतलब होता है, ब्रॉट अप, ये इसका मतलब है। और रेज का मतलब होता है एक तरह से उजागर करना। क्या करना, उजागर करना या फिर लाना। ठीक है, एक तरह से हाईलाइट में लाना, लाइमलाइट में लाना, उसको सबके सामने प्रकट करना, ये यहाँ पर सेंस हो रहा है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर कि ये जो ऑनगोइंग क्राइसिस है, इसने क्या किया लद्दाख में, इसने क्या किया, बहुत सारे इश्यूज को उजागर किया। ठीक है, बहुत सारे जो इश्यूज हैं उस पर उसको क्या किया, उसको रेज्ड कर दिया। ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। उसको आप बोल सकते हो हाईलाइट कर दिया। ठीक है, उजागर करना, ब्रॉट अप करना, हाईलाइट करना, ये यहाँ पर सेंस हो गया। मतलब ये आपका रॉन्ग है, और यहाँ पर सही जो वर्ड है दोस्तों वो हो जाएगा RAISED, रेज्ड। ठीक है, रेज्ड मतलब उसको उजागर करना, उसको हाईलाइट करना, एक तरह से उठाना, मुद्दे उठाते हैं ना हम लोग, तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज जो है उसको उजागर किया, उसको लाइमलाइट में लाए, उसको हाईलाइट किया, है ना। इस तरीके का मीनिंग आ रहा है। तो मीनिंगफुली ये हमारा बी वाला रॉन्ग हो गया। ठीक, बी वाला हमारा ऑप्शन रॉन्ग। आगे बढ़ते हैं। तो देखो हैज रेज्ड मेनी इश्यूज ऑन द। अब देखो द के बाद जो है, द जो है, कहीं पर भी दुनिया में कहीं पर भी द लिखा है, द के बाद बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि क्या आता है, नाउन आता है। उसी तरीके से देखो या तो नाउन होगा, द क्या है हमारा आर्टिकल है, या तो नाउन होगा या फिर
एडजेक्टिव के बाद नाउन होगा। ये दो ही कंडीशन हो सकती है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर ये क्या है, नाउन है। ठीक है, नाउन है ट्रेजेक्टरी और उसके बाद ऑफ लगा है, तो बिल्कुल द और ऑफ दोनों के बीच में नाउन ही आता है, या फिर एडजेक्टिव प्लस नाउन आता है, इसके अलावा और कुछ नहीं आने वाला है। तो नाउन तो ये हमारा है। देखो ग्रामर के हिसाब से ये सही है। ठीक, ट्रेजेक्टरी का मीनिंग भी जो है एक्सटेंशन जिसको बोल सकते हो, या एक तरह से चार्ट बोल सकते हो, मतलब मीनिंग वाइज भी ये यहाँ पर सही है। और स्पेलिंग देख लेते हैं, तो आप देखो ट्रेजेक्टरी की स्पेलिंग दोस्तों रॉन्ग है। वोकेबलरी आपकी स्ट्रांग होना चाहिए, तो आपको पता चल जाएगा कि ट्रेजेक्टरी की जो स्पेलिंग है TREJECTORY होता है, TERY जो है वो नहीं होता है। ठीक है ना, तो उस हिसाब से आपका सी वाला जो है वो भी रॉन्ग हो गया। ठीक है ना, सी वाला भी रॉन्ग है। आगे बढ़ते हैं, तो ट्रेजेक्टरी ऑफ अ लॉन्ग इंडिया चाइना हिस्टोरिक रिलेशन। अब यहां आपको बहुत सारे बच्चों को जो है, लगभग सभी बच्चों को मुझे लगता है कि ये वर्ड यहां पर सही लगेगा। ठीक है, सही लगेगा, लेकिन मैं बता दूं दोस्तों कि ये वर्ड भी यहां पर जो है सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसके साउंड के भी दो वर्ड होते हैं। हिस्टोरिक रिलेशन, आप बोलोगे सर हिस्ट्री से रिलेटेड है। दोस्तों हिस्टोरिक का मतलब कुछ और होता है, मैं बताता हूं आपको। इसके दो वर्ड होते हैं, एक तो आपका हिस्टोरिक हो गया, एक और वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं हिस्टोरिकल। ठीक है, और दोस्तों ये जो हिस्टोरिकल शब्द है, ध्यान देना, कल जो आया हिस्टोरिकल जो शब्द है, अच्छा दोनों ही आपके एडजेक्टिव हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, मीनिंग वाइज यहां पर कुछ एरर है। हिस्टोरिकल जो है इसका मतलब होता है रिलेटेड टू हिस्ट्री, इतिहास से संबंधित। ठीक है, कि इतिहास से रिलेटेड कोई अगर बात हम करते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग हिस्टोरिकल बोलते हैं। और हिस्टोरिक का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। हिस्टोरिकल का क्या मतलब होता है, इम्पॉर्टेंट, बहुत कुछ महत्वपूर्ण। तो मुझे एक चीज बताओ कि यहाँ पर हम लोग कैसे रिलेशंस की बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन के सेंस में यहाँ पर बात की जा रही है, या फिर हिस्टोरिकल ऐतिहासिक जो उनका जो हमारा एक रिश्ता है उसकी यहाँ पर बात हो रही है। आप पढ़ो, देखो द ऑनगोइंग क्राइसिस, जो अभी जो चलते हुए क्राइसिस है ईस्टर्न लद्दाख में, उन्होंने क्या किया, रेज्ड कर दिया बहुत सारे इश्यूज। कहां पर, ऑन द ट्रेजेक्टरी, है ना, ऑन द ट्रेजेक्टरी ऑफ लॉन्ग इंडिया चाइना इंपॉर्टेंट रिलेशंस, इसकी बात हो रही है। या फिर हिस्टोरिक रिलेशन, ऐतिहासिक रिलेशन। यहां पर इसको पढ़ने पर जो है एक सेंस निकल कर आ रहा है कि यहां पर हम जो पुराने हमारे जो रिश्ते हैं, जो पुराने रिश्ते हैं कई सदियों से चले आ रहे हैं, सिल्क रूट के टाइम से जो भारत चाइना का हिंदी चीनी भाई भाई जो हम बोलते आ रहे हैं, तो वो आज का रिलेशन नहीं है, वो बहुत पुराना रिलेशन है। तो इस पूरे पैराग्राफ में यहाँ पर हिस्टोरिक, ऐतिहासिक जो संबंध है उसकी यहाँ पर चर्चा हो रही है, महत्वपूर्ण संबंध की यहां पर चर्चा नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये भी आपका मीनिंग वाइज दोस्तों डी वाला भी क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, तो एरर हमारे देखो आप बी, सी और डी तीनों के अंदर हमारा एरर है। देखो बी सी डी वाला कौन सा ऑप्शन है, बी सी डी वाला फर्स्ट वाला है, मतलब ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, आंसर हमको मिल गया, फर्स्ट वाला हमारा राइट आंसर है। चलिए एक बार लास्ट टाइम हम लोग पढ़ते हैं पूरा राइट आंसर हमारा, फिर नेक्स्ट पर चलते हैं। तो देखो द ऑनगोइंग क्राइसिस इन ईस्टर्न लद्दाख हैज रेज्ड मेनी इश्यूज ऑन द ट्रेजेक्टरी ऑफ द लॉन्ग इंडिया चाइना हिस्टोरिकल रिलेशंस। ठीक, ये हमारा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका 112 वाला क्वेश्चन आपके सामने देखें। विथ वाइड स्प्रेड कम्युनिटी ट्रांसमिशन, वुमेन इन पर्टिकुलर फेस रिस्क, सो एन ऑफिशियल हेल्थ एडवाइस बाय द हेल्थ मिनिस्ट्री मस्ट बी अनाउंस्ड। ठीक है, क्या बोला जा रहा है यहां पर कि विथ वाइड स्प्रेड कम्युनिटी ट्रांसमिशन की एक वाइड स्प्रेड का मतलब होता है बहुत ही लार्ज स्केल पर जो स्प्रेड होता है। ठीक है, वाइड स्प्रेड मतलब बहुत दूर दूर तक जो चीजें स्प्रेड हो जाती हैं, लार्ज स्पेस तक, बहुत लंबी डिस्टेंस तक जो स्प्रेड हो जाती है, बहुत बड़े स्तर पर जो है लोगों में वो चीज स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है। क्या, कम्युनिटी ट्रांसमिशन आपने सुना होगा ये पैंडेमिक के टाइम में जो है ये शब्द बहुत ही ज्यादा कॉमन है।
जिसमें बोला गया है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन जो है लगभग भारत में भी जो है हर शहर में कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो चुका है। इसका मतलब जो कम्युनिटी है, लोग जो है इन पर्टिकुलर उसमें फैल चुका है ये कोरोना वायरस। तो उसी के सेंस से ये भी हमारा पर्टिकुलर सेंटेंस है कि बहुत लार्ज स्केल पर ये स्प्रेड हुआ है। कम्युनिटी का क्या हुआ है? ट्रांसमिशन हुआ है। ट्रांसमिशन का मतलब होता है स्प्रेडिंग हुआ है, एक इंसान से जो है दूसरे इंसानों में वो बहुत तेजी से ट्रांसमिट हुआ है। इसका मतलब स्प्रेड हुआ है, ट्रांसफर हुआ है, पास ऑन हुआ है, इस तरह का यहाँ पर सेंस हो रहा है। ठीक है। अब वुमेन इन पर्टिकुलर, दोस्तों ये आपका एक फ्रेज है। ठीक है, पूरा वुमेन इन पर्टिकुलर यहां से यहां तक आपका क्या है, ये आपका एक फ्रेज है और इसका मतलब वो होता है कि महिलाएं, है ना, स्पेसिफिक पर्टिकुलर मतलब खास करके अगर हम महिलाओं की बात करें तो उनके अंदर जो है फेस रिस्क, उनके अंदर जो रिस्क है वो काफी ज्यादा है, इस तरह से यहाँ पर बताया जा रहा है। सो एन ऑफिशियल हेल्थ, अब इसलिए जो है यहाँ पर एक क्या दिया जा रहा है, एक एडवाइस दिया जा रहा है कि एक ऑफिशियल हेल्थ एडवाइस जो है बाय द, देखो एक एडवाइस दिया जा रहा है, क्या? ऑफिशियल हेल्थ एडवाइस बाय द हेल्थ मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा क्या होना चाहिए? मस्ट बी अनाउंस्ड, की वो अनाउंस्ड किया जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए? ऑफिशियल हेल्थ एडवाइस को जो है अनाउंस किया जाना चाहिए। इसका मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पर एरर लग रहा है हमको, देखते हैं, है ना। पूरा स्टार्टिंग से पहले तो हम सारा देख लेते हैं कि वाइड स्प्रेड हमारा बराबर है कि नहीं। ए वाला आप देखो, वाइड स्प्रेड जो बहुत बड़े स्तर पर जो चीजें फैलती हैं, तो यहाँ पर वाइड और स्प्रेड WIDESPREAD स्पेलिंग बिल्कुल बराबर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लार्ज स्केल का जो स्प्रेड है उसकी यहाँ पर बात की जा रही है। दोस्तों वाइड स्प्रेड जो है हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है ना। क्या है? वाइड स्प्रेड एडजेक्टिव है, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद ये आपका कम्युनिटी ट्रांसमिशन पूरा का पूरा आपका ये नाउन है ना। इसका मतलब ए में कोई हमारा प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, ए वाला हमारा बराबर है। कम्युनिटी ट्रांसमिशन इसकी स्पेलिंग बराबर है TRANSMISSION, ट्रांसमिशन की स्पेलिंग बिल्कुल बराबर है। ट्रांसमिशन मतलब फैलना, स्प्रेड होना, ठीक। तो और कम्युनिटी ट्रांसमिशन जो पूरा का पूरा दोस्तों ये आपका एक कंपाउंड नाउन है, ठीक है। पूरा दोनों वर्ड का एक नाउन है आपका ये, ठीक। आगे बढ़ते हैं, बी वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं। वुमेन इन पर्टिकुलर, जैसे मैंने बताया कि ये पूरा का पूरा आपका क्या है, एक फ्रेज है। इसी तरीके से हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि महिलाएं खास करके अगर हम बात करें तो, ठीक है, या मैन इन पर्टिकुलर भी हो सकता है, कोई भी डैश इन पर्टिकुलर इस तरीके से बोला जाता है। तो पर्टिकुलर की स्पेलिंग PERTICULAR बिल्कुल बराबर है, वर्ड भी बराबर है, ठीक। आगे देखते हैं, फेस रिस्क की वुमेन जो है खास करके उनको ज्यादा इस चीज से रिस्क है। सो आगे, सो एन ऑफिशियल हेल्थ एडवाइस, तो इसलिए जो है एक आधिकारिक, ध्यान देना यहां पर बहुत मजेदार चीज मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है। ऑफिशियल मतलब आधिकारिक जिसको बोलते हैं, एक आधिकारिक आ की मात्रा होती है, ठीक है। आधिकारिक जो है क्या, हेल्थ एडवाइस जो है वो हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा अनाउंस किया जाना चाहिए। अब ये हम देखते हैं दोस्तों, एडवाइस जो है, अब इसके देखो मैं आपको क्या बताता हूं। एडवाइस के दो शब्द हैं, एक होता है एडवाइस, ठीक है, CE होता है स्पेलिंग, और ये आपका नाउन होता है। ध्यान देना, ये आपका क्या होता है, नाउन होता है, और इसका मीनिंग होता है सजेशन। क्या मीनिंग होता है? सजेशन देना, कोई अपनी तरफ से कुछ राय देना, ठीक। और एक ये जो वर्ड है हमारा एडवाइस, SE वाला जो वर्ड है दोस्तों, ये आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, ठीक है। और इसका सिंपल सा मतलब होता है सजेस्ट करना। क्या करना? सजेस्ट करना, कोई राय देना, इस तरीके से। बट बस इतना सा फर्क है कि ये अपने आप में सजेशन है, राय है, और ये राय को देना है, मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, एक्शन हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। लेकिन दोस्तों एक चीज मैं बताऊं यहां पर, देखो ये तो आपको पता चल गया कि ऑफिशियल हेल्थ डैश, ठीक। अब ये ऑफिशियल यहां पर जो है, ऑफिशियल जो है ये आपका एडजेक्टिव है, ध्यान देना एडजेक्टिव है। हेल्थ और इसके बाद जो वर्ड है जो भी आने वाला है वो आपका कंपाउंड नाउन है,
क्या है, कंपाउंड नाउन है। तो एक चीज तो हमको समझ में आ रही है कि यहाँ पर नाउन आने वाला है। क्या आने वाला है, नाउन आने वाला है। पर मुझे एक चीज बताओ कि क्या ये वाला नाउन आएगा, क्या यहाँ पर सजेशन की बात हो रही है, क्या किसी सजेशन की बात हो रही है, कोई अपनी तरफ से कोई राय देने की यहाँ पर बात की जा रही है क्या। देखो, सो एन ऑफिशियल हेल्थ एडवाइस बाय द हेल्थ मिनिस्ट्री मस्ट बी अनाउंस की एक एडवाइस। मुझे एक चीज बताओ, क्या एडवाइस को हम अनाउंस करते हैं? भाई एडवाइस को हम क्या करते हैं, शेयर करते हैं। क्या अनाउंस करते हैं? अनाउंसमेंट हम किसका करते हैं, अनाउंसमेंट हम करते हैं किसी नोटिफिकेशन का। ठीक है, कोई नोटिस आया, उस तरह की कोई चीज यहां पर हो रही है, तभी तो उसी का तो होगा, या फिर कोई अपील होगी उसका हम अनाउंसमेंट करने वाले हैं, या फिर कोई जैसे नोटिफिकेशन होगा, ठीक है, या फिर एडवाइजरी जिसको बोला जाता है। तो यहां पर जो राइट वर्ड है ना दोस्तों, वो है आपका एडवाइजरी। ये आपका बिल्कुल सही वर्ड हो जाएगा। एडवाइजरी जो है ये हमारा राइट वर्ड हो जाएगा, एडवाइजरी। एडवाइजरी का मतलब होता है कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ठीक है, कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है जिसमें ये बताया जा रहा है कि भाई ये जो कोरोना है ये फैलता जा रहा है, या ये बीमारी जो है ये बढ़ती जा रही है, तो ये प्रिकॉशंस हैं, ये स्टेप्स हैं, ये लोगों को लेना चाहिए। खास करके वुमेन्स को जो है ये एडवाइजरी उनके लिए जो है दी जा रही है, कॉमन पीपल के लिए दी जा सकती है। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर हमारा डी वाला हो जाएगा, डी रॉन्ग हो जाएगा। एडवाइस के बदले जो है क्या होने वाला दोस्तों, एडवाइजरी राइट हो जाएगा। ठीक है, आंसर हमको पता चल गया, डी वाला हमारा आंसर है। एक बार पूरा पढ़ते हैं स्टार्टिंग से। विथ वाइडस्प्रेड कम्युनिटी ट्रांसमिशन, वुमेन इन पर्टिकुलर फेस अ रिस्क, सो एन ऑफिशियल हेल्थ एडवाइजरी बाय द हेल्थ मिनिस्ट्री मस्ट बी अनाउंस्ड। ठीक है, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत एक बार फिर से आप सभी का। और वर्ड एरर के क्वेश्चंस कुछ हमने देखे, अब वापस हम लोग जो है एरर्स के क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। देखते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर किस पार्ट में एरर है, या ये मल्टीपल एरर है या फिर सिंगल एरर है। देखते हैं। देखो क्या लिखा है कि द पोएट स्पेंड मोर देन 6 years आफ्टर हाई स्कूल ट्राइड टू फाइंड अ जॉब बट कुड नॉट सक्सीड इन इट। क्या इसका मीनिंग निकल कर आ रहा है कि जो कवि है, पोएट जो है, उसने स्पेंड किए। क्या स्पेंड किए? देखो स्पेंड पूरा पहले हम देख लेते हैं, ये होता है वर्ब का सेकंड फॉर्म स्पेंट। ठीक है, और वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है दोस्तों, वो होता है स्पेंड। ठीक है, इसका मतलब होता है बिताना। तो पोएट जो है, कवि ने क्या किया, मोर देन 6 years आफ्टर हाई स्कूल की इसने जो है 6 वर्ष से अधिक साल जो है हाई स्कूल के बाद, 10th के बाद इन्होंने कहां पर बिताए, या क्या किस तरीके से इन्होंने खर्च किया। ट्राइड टू फाइंड अ जॉब, एक जॉब की तलाश में इन्होंने वो समय इतना समय उन्होंने लगा दिया। बट कुड नॉट सक्सीड इन इट, लेकिन उनको जो है इस चीज में जॉब प्राप्त करने में जो है सफलता इनको नहीं मिली। ये इसका मीनिंग निकल कर आ रहा है। ठीक है, देखते हैं। चलिए एक वर्ड टू वर्ड हम लोग देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या फॉर्म हो रहा है। देखो द लिखा है दोस्तों, आर्टिकल है, जाहिर सी बात है द के बाद आपका नाउन आता है। ठीक है, तो नाउन हमारा पोएट है, और पोएट जो है ये कौन सा नाउन है दोस्तों, सिंगुलर नाउन है। ठीक है, एक अकेले पोएट की बात हो रही है। और उसके बाद स्पेंड, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। इसका क्या मतलब है दोस्तों कि ये पूरा जो सेंटेंस है हमारा पास्ट टेंस का सेंटेंस है। ठीक है ना, किसका सेंटेंस है, पास्ट टेंस का। तो पोएट स्पेंड क्या किया, मोर देन 6 years, 6 वर्षों से ज्यादा, है ना, जाहिर सी बात है 6 और उसके बाद ईयर्स, एस लगा है, प्लूरल नाउन है। और मोर देन 6 years आफ्टर, किसके बाद, हाई स्कूल के बाद। ट्राइड टू, ध्यान देना, ट्राइड टू फाइंड अ जॉब। ट्राइड टू, पोएट ने जो है 6 वर्षों से ज्यादा समय उसने खर्च किया। ट्राइड टू फाइंड, उसने क्या किया, ट्राइड किया। देखो ट्राइड जी वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, ट्राइड टू फाइंड अ जॉब बट कुड नॉट सक्सीड इन इट, मतलब उसने प्रयास किया, है ना। किस, देखो तो यहां पर जो है कुछ ना कुछ मुझे गड़बड़ लग रहा है सी वाले पार्ट में। ये ट्राइड जो है दोस्तों, आप देखो कि यहां क्या ये मीनिंगफुली ठीक है, बताओ जरा। पोएट ने जो है
6 वर्ष से ज्यादा उसने हाई स्कूल में स्पेंड किए। क्या करते हुए स्पेंड किए, वो देखो, उसने 6 वर्ष से ज्यादा जो है हाई स्कूल के बाद में, जब उसकी पढ़ाई पूरी हुई उसके बाद 6 वर्ष जो है वो उसने क्या करते हुए स्पेंड किया, ट्राइंग टू फाइंड अ जॉब, मतलब करते हुए, इस तरीके का यहां पर सेंस निकल कर आ रहा है। मतलब आप देखो ट्राइड टू जो है वो नहीं आने वाला है यहां पर, ट्राइंग टू, ठीक। इसका हिंदी अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा करते हुए। एक तरह से यहां पर एक कंटिन्यूटी की बात हो रही है कि वो उस दौरान, उस समय के दौरान वो क्या कर रहा था, वो कोशिश कर रहा था। किस चीज की कोशिश कर रहा था, किसी जॉब को ढूंढने की, या जॉब को ढूंढते हुए जो है उसने खर्च किए। उसने इतना जो 6 वर्षों से ज्यादा का जो समय है वो किस कार्य में खर्च हुआ, वो कैसे खर्च हुआ, वो जॉब की तलाश करते हुए। इस तरह का यहां पर सेंस आ रहा है। इसका मतलब जो है ट्राइड जो है, ईडी यहां पर नहीं आने वाला है, ट्राइंग जो है वो यहां पर सही होगा क्योंकि कंटिन्यूटी शो हो रही है, ठीक है ना। इस हिसाब से हमारा सी वाला जो पार्ट है दोस्तों उसके अंदर एरर है। तो क्या हो जाएगा, ट्राइंग टू फाइंड अ जॉब बट, लेकिन उसको क्या हुआ, कुड नॉट सक्सीड। और कुड जो है उसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है दोस्तों, फर्स्ट फॉर्म आता है। ये बिल्कुल बराबर है। इन इट, इट क्या है यहां पर, इट हमारा किसके लिए लगा है, जॉब के लिए लगा है कि वो जो है जॉब प्राप्त करने में उसको सफलता नहीं मिली, वो यहां पर सेंस आ रहा है। इसका मतलब बाकी हमारा पूरा करेक्ट है, कोई एरर नहीं। एरर यहां पर दोस्तों मीनिंग के हिसाब से एरर है, और सी वाले पार्ट में ट्राइड जो है वो गलत हो जाएगा, उसके बदले ट्राइंग जो है वो बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।